नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है। देखो, अभी तक हमने अपने चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों का 2010 से लेकर के 2023 तक के यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ईवीएस, इन्वायरमेंट। ठीक, हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियोस में ईवीएस के भी 2010 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस कर लें यूपीपीसीएस के। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक से यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन है जेनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। तो इसका आंसर होगा जेनेवा में। ठीक है, डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आइए देखते हैं, पहले जान लेते हैं डब्ल्यूएमओ क्या है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। डब्ल्यूएमओ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? आईएमओ से, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आईएमओ से डब्ल्यूएमओ ओरिजिनेट हुआ था। कब? 1873 में। ठीक, डब्ल्यूएमओ बिकेम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन का, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी डब्ल्यूएमओ बना था कि कब, किस ईयर में? 17 मार्च 1951 में। ठीक है, 17 मार्च 1951 को डब्ल्यूएमओ यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना था। नोटेबली, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 मार्च 1950, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएमओ आईएमओ से ओरिजिनेट हुआ है। यूएन का ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हुआ है। कब हुआ है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो ये कह रहा है यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा नैरोबी। आइए देखते हैं। देखो, यूएनईपी कब स्टेब्लिश्ड हुआ था? 1972 में, 1972 में यूएनईपी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में। ठीक है, यूएनईपी उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेजेंट में कौन है? इंगर एंडरसन ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के जो इंगर एंडरसन है वो प्रेजेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूएनईपी के। चलिए, 2011 का क्वेश्चन, ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट। ये कह रहा है जो बुक है ग्रीन डेवलपमेंट, उसके ऑथर कौन है? इसका आंसर होगा डब्ल्यू एम एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है उसके ऑथर डब्ल्यू एम एडम्स है। आइए देखते हैं, विलियम एम एडम्स ऑथर हैं किसके? ग्रीन डेवलपमेंट जो किताब है, पूरा नाम क्या है इस बुक का? ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड। किताब का नाम याद रखिएगा, यह है बुक का नाम। इसका पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1990 में। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ। देखो, हमें पता है अर्थ पे क्या होता है कि जो कार्बन साइकिल चलती है उसमें कार्बन बाहर से ऐड होता है ना। तो ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कार्बन साइकिल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करता है? रिस्पायरेशन, ये तो करता ही है। जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, तो उससे कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय होता है, डीकेड होता है, वहाँ से भी CO2 रिलीज होता है। ठीक है, वॉल्केनिक एक्शन, यहाँ से भी CO2 रिलीज होता है, बट फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 रिलीज नहीं होता था। ये देखते हैं, देखिए बी। ठीक है, चलिए 2012 का क्वेश्चन, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। देखो, भारतीय जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें इको मार्क्स दिया जाता है। वो इको मार्क किस लिए दिया जाता है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, मतलब कि वो इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से उनको मार्क दिया जाता है, उसको इको मार्क कहता है। ये देखते हैं, इको मार्क ये क्या है? सर्टिफिकेशन मार्क है। किसके द्वारा इशू किया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया।
किन प्रोडक्ट्स को? कन्फर्मिंग टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड एम्ड एट इंश्योरिंग द लीस्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जिसका लीस्ट इम्पैक्ट होता है, लीस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उन प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, ये इको मार्क की स्कीम कब से स्टार्ट हुई थी? 1991 से। 1991 से इको मार्क की स्कीम स्टार्ट हुई थी। चलिए ये देखो 11, 12, 14 तीनों साल ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। आइए देखते हैं क्या है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये क्या है? NEERI, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, NEERI। ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होगा नागपुर। नागपुर में सिचुएटेड। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि NEERI जो है वो है क्या। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, क्रिएटेड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा बनाई गई है? भारत सरकार के द्वारा। इस्टेब्लिश नागपुर में कब हुई थी? 1958 में। एज सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मेन फोकस कहाँ पे था? वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल और उनसे रिलेटेड जितने भी डिजीज वगैरह होते हैं उन पे। ठीक। NEERI ये क्या है? laboratory, a pioneering laboratory in the field of environmental science and engineering and part of Council of Scientific and Industrial Research। ठीक है, NEERI 5 जोनल लेबोरेटरीज है। कहाँ कहाँ पे? ये देखिए, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, पांचों का नाम याद रखिएगा। ये जो NEERI है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में NEERI आता है। चलिए 2014 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो हमें पता है 1986 में। बी। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है, अर्थ समिट +5, जो अर्थ समिट +5 है वो कब हेल्ड हुआ था? किस ईयर में हेल्ड हुआ था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1997। देखो, पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ था। इसी में कहा गया था कि 5 साल बाद हम अर्थ को रिव्यू करेंगे, तो वही +5 मतलब कि 1997 में अर्थ समिट +5 हुआ था। ये दूसरा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इन 1992, 1992 में क्या हुआ था? 100 से ज़्यादा देशों के लोग रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो लीडर्स मिले थे उन्होंने कॉन्वेंशन साइन किया था। कॉन्वेंशन किस पे था? क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एजेंडा 21 भी अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, ये एजेंडा 21 है। याद रखिएगा, जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था उसमें एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है ये भी ध्यान दीजिएगा। और उसमें क्या एग्री किया गया कि 5 ईयर रिव्यू ऑफ अर्थ समिट प्रोग्रेस होगा। कब होगा? 1997 में। यही है अर्थ समिट +5, अर्थ समिट +5। ठीक है, 5 साल बाद। कब हुआ? 1997 में। किसके द्वारा ये कहा गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हुआ भी 5 साल के बाद ये प्रोग्रेस, जो अर्थ समिट प्रोग्रेस प्रोग्राम वगैरह था वो हेल्ड भी हुआ 23 से 27 जून 1997 में। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। यही क्या कहलाता है? अर्थ समिट +5। उसके बाद रियो +10 समिट हुआ। कहाँ पे? जॉन्सबर्ग में 2002 में। और +20 रियो +20 रियो डी जेनेरियो 2012 में। ठीक है, ये जो प्लस दिया हुआ है ये ईयर ही है, तो ऐसे याद करो। यहाँ पे पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ, दूसरा +5 मतलब कि 5 साल बाद 1997 में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? रियो +10 हुआ। +10 तो 1992 में हुआ था, +10 इसको करोगे तो 2002 आएगा। ठीक है, फिर रियो +20 हुआ, मतलब कि यहाँ से 20 साल बाद, मतलब 2012। जगह देखिएगा किस जगह पे कौन सा हुआ था। चलिए 2017 का क्वेश्चन है, व्हेन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको EPA भी कहते हैं, ये कब पास हुआ था? किस ईयर में पास हुआ था? तो 1986 में ये पास हुआ था। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI वाज एस्टेब्लिश्ड। ये भी हमने पीछे देखा, 1958 नागपुर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बी। ठीक, 2017 का क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT भी कहते हैं, इन्फोर्स कब हुआ था? वो इन्फोर्स में कब आया था? तो अक्टूबर 2010 में आया था। देखिए, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड। ये कह रहा है कि इनमें से किस इंस्टीट्यूट में इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट लोकेटेड है, किस इंस्टीट्यूट में ये लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो IIPS मुंबई में इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट लोकेटेड है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए ठीक है, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, याद रखिएगा पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट कहाँ लोकेटेड है, IIPS मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई। ठीक, चलिए 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। ये कह रहा है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है कि जो सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटी बनाने में। तो गुड गवर्नेंस, हाँ ये है। क्लीन ग्रीन सिटी, ये भी है। स्मार्ट मोबिलिटी, ये भी है। स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये नहीं है स्मार्ट सिटी का ऑब्जेक्टिव। आइए हम पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, इनोवेटिव एंड न्यू इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा एक नया इनिशिएटिव है। आइए देखते हैं कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द मिशन, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई एडिक्वेट, सही है। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन सही से होना चाहिए। ठीक है। इफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, robust IT connectivity, digitization, good governance, especially e-governance and people's participation. ठीक, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, पर्टिकुलरली विमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली, ध्यान दीजिएगा विमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली का सेफ्टी और सिक्योरिटी स्मार्ट सिटी मिशन का ऑब्जेक्टिव है। हेल्थ एंड एजुकेशन, ये बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है, ये कोई भी 2-4 बार पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट सिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में नेचुरल बैलेंस होने के लिए CO2 का ऑप्टिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 का कितना परसेंट होना चाहिए, तो 0.03% होना चाहिए CO2। ये देखते हैं बी। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन है, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज इनिशिएटिव ऑफ, ये कह रहा है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये UN का इनिशिएटिव है। ये देखते हैं सस्टेनेबल एनर्जी, UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम दिया गया है, जिसको कब तक अचीव कर लेना है, 2030 तक के टाइम लिमिट दिया हुआ है। ठीक, 2030 तक का टाइम लिमिट दिया हुआ। उसका जो 7th गोल है, गोल नंबर 7, वो क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी है। ठीक है, तो आप समझ में आए, यूनाइटेड नेशन द्वारा ही तो हुआ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव एक्ट इन सपोर्ट ऑफ द 2014-2024 decade of sustainable energy for all as declared as UN जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक, 2017 का क्वेश्चन है असर्शन रीजन फॉर्म में। आइए पहले असर्शन देखते हैं फिर रीजन देखते हैं। असर्शन क्या दिया हुआ, इंडिया इज केस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री, ये तो गलत हो गया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन का अबाउट 68 to 69% अभी रूरल एरियाज में रह रही है, तो ओवर अर्बनाइज्ड कहाँ से हो गया। असर्शन हमारा गलत है। ये रीजन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सही है कि भारत में जितने बहुत सारे लार्ज सिटीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, सही तरीके से एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन गलत हुआ, ए गलत हुआ, तो हमारा डी आंसर होगा। ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 121 करोड़ पीपुल, मतलब कि 68.9% पीपुल अभी भी भारत में रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ 31% लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, तो ओवर अर्बनाइज कहाँ से हो गया, जब अभी 69%, अप्रॉक्स 69% लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं। ठीक, ऑल्दो द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज हाई येट द प्रोसेस लैक सॉल्यूशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अम्यूनिटीज़। ये कह रहा है कि जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है भारत में वो और भी तेज़ी से हो सकता है, बट दिक्कत कहाँ आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं प्रोवाइड हो पाता है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2018 का क्वेश्चन है, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन प्रेजेंट इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट किसका डेफिनेशन है? स्टेटमेंट क्या है? फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी और अदर रिसोर्सेज को सेव करके रखना बिना आज के लोगों के कंफर्ट को सेक्रीफाइस किए हुए। मतलब कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उनके कंफर्ट को बिना सेक्रीफाइस किए हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए एनर्जी और अदर रिसोर्सेज को सेव करके रखना, ये किसका डेफिनेशन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं, सी। ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, हु हैज़ propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स टू ग्रोथ। ये कह रहा है लिमिट्स टू ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा लाया गया है? तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा लाया गया है। ये देखते हैं, देखिए। In April 1968, 30 people, including scientists, educators, economists, humanists, industrialists and government officials, देखो 1968 में क्या हुआ, 30 लोग जिसमें साइंटिस्ट, एजुकेटर, इकोनॉमिस्ट, ह्यूमनिस्ट सब इंक्लूडेड थे। ये मिले कहाँ पे मिले? एकेडमिया डी लिंसी इन रोम, रोम में मिले थे। ठीक, यहाँ से क्लब ऑफ रोम, जब ये मीटिंग हुई 30 लोगों की, तो यहाँ से क्लब ऑफ रोम का बर्थ हुआ और यही क्लब ऑफ रोम लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन है असर्शन रीजन फॉर्मेट में। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट पहले देखते हैं। पहले असर्शन देखते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। ये तो सही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम प्रमोट करते हैं तो उससे हमको ह्यूमन डेवलपमेंट दिखेगा। ये तो सही है। आइए रीज़न देखते हैं। अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। देखो जो रीज़न है यहाँ पे ये असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट तो हमने देखा, रीज़न तो हमारा सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट किधर है? एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ। तो एजुकेशन और हेल्थ से क्या होता है? ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इससे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो हाँ, असर्शन रीज़न को सपोर्ट कर रहा है, ए होगा। ये देखते हैं, देखो underlying dimension of SDG target are closely related to education and health aspect as evident in the positive correlation between human development index and sustainable development goal ranking of Indian state। चलिए फिर से 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। ये कह रहा है भारत में जो SDG का इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करवाता है, कौन सी एजेंसी? तो ये होगा नीति आयोग। आइए देखते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग नोडल इंस्टीट्यूशन है, किस लिए? कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG गोल इन इंडिया। ठीक, 2019 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट वाटर अवेलेबिलिटी। ये कह रहा है जो 17 SDG दिए हुए हैं उसमें वाटर अवेलेबिलिटी वो कैवा गोल नंबर है फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। भारत में 2030 तक पानी, वाटर की अवेलेबिलिटी सब तक होगी। ये SDG का गोल नंबर कौन सा है? तो ये ए होगा, ये गोल नंबर 6 है। आइए देखते हैं, देखो यूनाइटेड नेशन हैज़ आइडेंटिफाइड 17th SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच हैव टू बी रियलाइज्ड बाय द ईयर 2030। Among these goal SDG नंबर 6 क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। टुडे 2.2 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ्टी मैनेज ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या कह रहा है? आज के टाइम में 2.2 बिलियन लोग ड्रिंकिंग वाटर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे 4.2 बिलियन पीपल लैक सेफली मैनेज सैनिटेशन। 4.2 बिलियन पीपल को सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सेफली सैनिटेशन नहीं मैनेज कर पा रहा। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन असर्शन रीजन फॉर्मेट में। आइए देखते हैं, पहले असर्शन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये तो सही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी के लिए सही है। रीजन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। यही तो रीजन है, इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी के लिए वेलबींग है। तो ए आंसर होगा। असर्शन और रीज़न ट्रू भी है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आइए
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बिन डिफाइंड इन मैनी वेज. बहुत तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, जिसमें से एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट में ये डेफिनेशन दी हुई है. डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड. ठीक, चलिए 2020 का क्वेश्चन है, क्या है देखिए. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये इवेंट्स दिया हुआ है, उसको बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करने के लिए. आइए देखते हैं क्या क्या है. देखो हमें पता है अर्थ समिट अभी पीछे हमने देखा ना 1992. लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972. फिर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ये है 1987. और फिर आता है इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1989. इसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर लास्ट में आएगा फर्स्ट. तो ऐसे देखेंगे बी आंसर होगा. ये देखते हैं. देखिए लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972, ब्रंटलैंड 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट 1989 और रियो अर्थ समिट 1992. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2020 का क्वेश्चन है. डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987. दैट रिपोर्ट वाज, ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कब शुरू हुई, जब यूनाइटेड नेशन में एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू की गई. देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन में जब एक रिपोर्ट सबमिट किया गया उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात शुरू की गई. तो ये रिपोर्ट कौन सी थी, यूनाइटेड नेशन में जो रिपोर्ट सबमिट हुई जिसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, वो रिपोर्ट का नाम पूछा है. वो रिपोर्ट कौन सी थी, आवर कॉमन फ्यूचर. आइए देखते हैं. देखो आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ऑल्सो नोन है, जिसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, कब किया गया था, 1987 में. पीछे भी हमने देखा ना 1987 में. उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्कशन शुरू होगा. चलिए 2020 का क्वेश्चन. जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी. ये कह रहा है इन्वायरमेंट को क्लासीफाई किया जाता है. हमें पता है इन्वायरमेंट 3 तरह के होते हैं. कौन कौन से, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल में जैसे लैंड, सॉयल, वाटर, ये सब आ जाएगा. बायोलॉजिकल में ह्यूमन, एनिमल, और कल्चरल में जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है. ठीक, ये 3 तरीके इन्वायरमेंट होते हैं. तो ये कह रहा है कि जब इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन होता है उनमें इन चारों में से कौन सा एक उस क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है. इन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता. ये दिखता है. देखो फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल. फिजिकल में क्या क्या आता है, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल. बायोलॉजिकल में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कल्चरल में मैन मेड फीचर्स जैसे इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट. ठीक, चलो 2020 का क्वेश्चन है. द बुक साइलेंट स्प्रिंग published in 1962 which set the tone for an environmental movement in the world was written by. ये कह रहा है जो किताब है साइलेंट स्प्रिंग जो कि कब पब्लिश हुई थी, 1962 में, किसके द्वारा लिखी गई है. तो इसका आंसर होगा रेचल कर्सन. साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी, रेचल कर्सन द्वारा लिखी गई है. ये देखते हैं. साइलेंट स्प्रिंग इन्वायरमेंटल साइंस बुक है, कब पब्लिश हुई थी, 1962 में. किसके द्वारा लिखी गई है, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट रेचल कर्सन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोलॉजी. आइए देखते हैं इकोलॉजी पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं 2010 से 23 तक में यूपीपीसीएस में. ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन है. ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नोन एज. ये कह रहा है कि जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रांजिशनल जोन होता है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं लैंड और वाटर. तो ऐसा था नहीं डायरेक्टली यहाँ पे लैंड खत्म हुआ यहाँ से वाटर शुरू हुआ, बीच में ट्रांजिशनल जोन होता है. उस ट्रांजिशनल जोन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ, तो उसको इकोटोन कहते हैं. ठीक है, आइए सोल्यूशन देखते हैं. इकोटोन इज द रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज. ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन है. साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड. ये कह रहा है इकोसिस्टम में जो एलिमेंट्स साइकिलिंग में होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, बोलते हैं कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, तो उस जो साइकिलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल. आइए
इन अर्थ साइंस अ बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? पाथवे बाय विच अ केमिकल सब्सटेंस मूव्स थ्रू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मूव करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल के, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ईटीसी। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन है, मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पर्सन को सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम एरिया, एक पर्सन को अपनी पूरी लाइफ सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम एरिया की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आइए देखते हैं, बी। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? ओशन। ओशन मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है। ये देखते हैं, ओशन आर क्रेडल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विच हार्बर द हाइएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ओशन में पाया जाता है। नो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन मैच द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ कोरल रीफ्स, नॉट ओनली इन सम स्पीसीज बट ऑल्सो इन वैरायटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए 2013 का क्वेश्चन है, एमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज। ये कह रहा है कि इकोसिस्टम में जितने बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसमें से प्रोड्यूसर्स कौन हो? तो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट क्या है? सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जनरली यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द लाइट फोटोसिंथेसिस। These are known as autotrophs and are fundamental to the food chain of all ecosystem, इसीलिए इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। चलिए 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। ये कह रहा है, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है इकोसिस्टम के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इकोसिस्टम के बारे में गलत दिया हुआ है? आइए देखते हैं एक एक स्टेटमेंट। इट रिप्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट। सही है। इट इज़ फंक्शनल यूनिट, ये भी सही है। इट हैज़ ओन प्रोडक्टिविटी, सही है। क्लोज्ड सिस्टम, ये गलत है, ये गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि इकोसिस्टम क्लोज नहीं ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद अ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल, ह्यूमन बींग, ये तो रहते ही हैं, इनके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी सपोर्ट रहता है, जैसे लैंड, सॉयल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इकोलॉजी के देखते हैं। इट इज़ नॉर्मली ओपन सिस्टम, ठीक, with a continuous but variable influx and loss of materials and energy. Ecosystem is an overall integration of the whole mosaic of the interacting organism and environment. It is basic functional unit with no limit of boundaries. It consists of biotic, abiotic. Ecosystem में दोनों होता है, biotic और abiotic component दोनों होते हैं। ठीक है, its functional unit is capable of energy transformation, circulation and accumulation. ठीक है, ये देखिए, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एरिया में एक ही इकोसिस्टम होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा है लार्जेस्ट इकोसिस्टम वर्ल्ड का क्या है? ओशन। देखो, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम रिफर्स टू लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज एंड इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस अमंग देम। एक्वेटिक इकोसिस्टम दो पार्ट में कैटेगराइज है, एक मरीन इकोसिस्टम होगा और दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लाइक ग्लेशियर एंड मरीन इकोसिस्टम लाइक ओशन वगैरह। ठीक, मरीन इकोसिस्टम अर्थ का 71% कवर करता है एंड कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार टर्म डीप इकोलॉजी किसने यूज किया था? तो अर्नेस्ट नाइस। आइए देखते हैं। देखो, अर्ने नाइस कौन है? नॉर्वे फिलोसफर, जिन्होंने पहली बार डीप इकोलॉजी टर्म यूज किया था। कब? 1972 में। 2015 का क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी। इको बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी इमिटेड बाय फर्मेंटेशन? नहीं। प्रिजर्व वेजिटेबल शुगर? नहीं। सोलर एनर्जी? हाँ। जो एनर्जी सन से मिलती है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है इको बॉडी में। ये देखते हैं। देखिए, सोलर एनर्जी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोलॉजिकल बॉडी। इट इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का ये ड्राइविंग फोर्स है। ठीक, 2015 का क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? प्लांट कंजर्वेशन। हाँ, ये प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं।
चिपको मूवमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट है, भारत में कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। क्या हुआ था? गौरा देवी गढ़वाल हिमालयस में क्या की थी? अपने आसपास की और विमेंस को इकट्ठा कर ली थी, और जो पेड़ कट रहे थे उनसे ये लोग हक कर ली थी, मतलब उन पेड़ों को हक कर ली थी, जिसकी वजह से वो पेड़ नहीं कटे। देखिए, एंड प्रिवेंटेड लॉगर्स फ्रॉम फेलिंग ट्रीज बाय स्टिकिंग टू द ट्री, ट्रीज को हक कर ली थी, जिसकी वजह से वो लोग पेड़ नहीं काटे। ये एक्ट क्या है? इलिटरेट ट्राइबल और विलेज विमेन के द्वारा लिया गया था, टू रिक्लेम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट, जिसको चिपको आंदोलन भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ये कह रहा है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा? माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, गलत, क्योंकि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है? ओशियन है, ये तो गलत हो गया। बायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, ये भी गलत, क्योंकि बैक्टीरिया बायोटिक कंपोनेंट होता है, ना कि एबायोटिक। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम, हाँ, इकोसिस्टम से ग्रीन प्लांट रिलेटेड है, ये सही है। रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग, ये भी गलत, ग्लोबल वार्मिंग से रेनफॉल कनेक्टेड ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑल द पेयर्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम, बट करेक्टली मैच्ड सिर्फ सी है। An ecosystem is a community of living organism in conjunction with non-living component of their environment. ठीक है, since plants are living organism, hence they are related to the ecosystem. Plants living organism होते हैं और ये ecosystem से related है। ठीक, 2016 का क्वेश्चन है, which one of the following shows a density gradient of water system? डेंसिटी पूछ रहा है, वाटर सिस्टम में डेंसिटी कौन दिखाता है? तो इसका आंसर होगा पाइक्नोक्लाइन, क्योंकि हेलोक्लाइन क्या शो करता है? सैलिनिटी। जहाँ पे थर्मोक्लाइन वाटर सिस्टम में क्या शो करता है? टेम्परेचर। और डेंसिटी कौन शो करेगा? पाइक्नोक्लाइन। आइए देखते हैं। देखो, पाइक्नोक्लाइन डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी पाइक्नो। हेलोक्लाइन क्या करता है? सैलिनिटी। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर। ठीक है, वाटर सिस्टम में तीनों का अलग अलग है। पाइनोक्लाइन डेंसिटी शो करता है, हेलोक्लाइन सैलिनिटी और थर्मोक्लाइन टेम्परेचर। ठीक, 2016 का क्वेश्चन है, Which one of the following is correct sequence of the phase of biotic succession? Biotic succession का correct sequence पूछा है, तो हमें पता है सबसे पहला क्या होता है? न्यूडेशन होता है, एक फिर माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन के बाद क्या होता है? एक्सेसिस, फिर रिएक्शन, फिर रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन के बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? स्टेबलाइजेशन। ये है बायोटिक सक्सेशन का सीक्वेंस। तो आइए देखते हैं क्या है? न्यूडेशन, माइग्रेशन। तो न्यूडेशन बस यही है, ये आंसर होगा। देखिए, सबसे पहला न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर एक्सेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। स्टैटिक पोर्शन पढ़ते वक्त ये चीज़ आप लोग बहुत बारी पढ़े होंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? ये कह रहा है इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? फॉरेस्ट, ये तो नेचुरल है, लेक नेचुरल है, ग्रासलैंड नेचुरल, राइस फील्ड आर्टिफिशियल है, ये तो मैन मेड इकोसिस्टम है ना। आइए देखते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीट्स ऑल द क्राइटेरिया ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम की जितनी भी क्राइटेरियाज होते हैं सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि ये मैन मेड होते हैं और ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्किड्स, फार्मलैंड, गार्डन, ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। इकोसिस्टम दो पार्ट्स में कैटेगराइज हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डिजर्ट टेरेस्ट्रियल होंगे, जहाँ पे लेक, रिवर, ओशन एक्वेटिक इकोसिस्टम होंगे। ठीक, तो notably agriculture under human ecosystem has been instrumental to the existence of society and development। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, इन अ फूड चेन मैन इज, जो फूड चेन होता है उसमें मैन क्या होता है? प्रोड्यूसर नहीं, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, क्योंकि ये तो नॉन वेज भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, तो सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर कैसे होंगे? ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर ना, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर हाँ, क्योंकि क्योंकि कुछ मैन हर्बीवोरस बस होते हैं और कुछ हर्बीवोरस और साथ ही साथ कार्निवोरस भी होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, फूड चेन क्या क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? स्मॉल कार्निवोरस, जो कि फीडिंग ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। एंड टर्शरी लार्ज कार्निवोरस। तो मैन क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि वो हर्बीवोरस है और स्मॉल कार्निवोरस भी होते हैं, क्योंकि कुछ प्राइमरी कंज्यूमर्स को ये फीड भी करते हैं। ठीक, चलिए
2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। ये भी करेक्ट ऑर्डर पूछ लिया है, तो हमें पता है सबसे पहला पॉपुलेशन होता है, उसके बाद कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, और लास्ट में लैंडस्केप आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पॉपुलेशन 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 पॉपुलेशन, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी आएगा, मतलब कि सी आंसर सही हुआ, ये दोनों गलत। आइए देखते हैं। करेक्ट chronology of biological organization ranking from organism to biosphere is population। population क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि सेम स्पेसीज के लोग सेम एरियाज में जो रहते हैं उनको पॉपुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर स्पेसीज। ठीक, जैसे मान लो ह्यूमन बींग हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, तो ये मिला करके कम्युनिटी हो जाएगा। ठीक है, सेम जोग्राफिकल एरिया और सेम टाइम पीरियड में। फिर नेक्स्ट क्या था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी along with its abiotic component, मतलब कि सिर्फ लिविंग बींग नहीं, बायोटिक कंपोनेंट नहीं, साथ में साथ जो नॉन लिविंग होंगे जैसे कि वाटर एयर भी जहाँ प्रेजेंट होगा, वो पूरा ओवरऑल मिला के क्या होगा? इकोसिस्टम। और फिर लास्ट में बायोम। बायोम क्या होता है? लार्ज इकोलॉजिकल एरिया विथ सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, तो बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Along with the spheres, they interact with lithosphere, hydrosphere, etc. Several communities together form an ecosystem. देखो क्या होगा? पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाएगा, कम्युनिटी मिलकर के इकोसिस्टम बनाएगा। ठीक है, एक या एक से अधिक इकोसिस्टम मिलकर के क्या बनाएंगे? फिक्स्ड टेराइन, जिसको लैंडस्केप बोलेंगे। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। देखिए अब समझ में आया PYQs करने का फायदा। मैरीन ओशन, अभी पीछे हमने देखा ना, मैरीन ओशन होगा ए। ठीक, 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। एंथ्रोपोजेनिक बायोम का इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है? देखो एंथ्रोपोजेनिक बायोम क्या होता है? एंथ्रो, जो ह्यूमन मेड बायोम होगा, मतलब कि मैन मेड बायोम जो होगा, पूछ रहा है। तो इसमें मैन मेड बायोम का एग्जाम्पल क्या है? फ्रेश वाटर नहीं, ये तो नेचुरल नहीं, ये तो नेचुरल है। रेन फॉरेस्ट ना, ग्रास लैंड ये भी नेचुरल है। क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड तो मैन मेड होता है ना, मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक बायोम होगा। आइए देखते हैं डी, फ्रेश वाटर, ग्रास लैंड, रेन फॉरेस्ट किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल बायोम का। जहाँ पे क्रॉप लैंड किसका एग्जाम्पल है? एंथ्रोपोजेनिक बायोम का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स। ये कह रहा है कि जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उस प्लेस को या उस लोकेशन को क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे बताइए? हैबिटाट। आइए, लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव क्या कहलाएगा? हैबिटाट। ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड ऑन देयर हैबिटाट। ठीक है, बायोम, a biome is a plant and animal community that cover a large geographical areas. Some of the major biome of the world, मेजर बायोम फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड, डिजर्ट, टुंड्रा बायोम। ठीक है, चलिए 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम। ये कह रहा है 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इकोसिस्टम के बारे में, इनमें से ट्रू पूछ रहा है, सही कौन सा है? देखो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर आर लीस्ट डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर, गलत हो गया। लीस्ट डिपेंड क्यों होगा भाई? प्राइमरी कंज्यूमर आर आउट नंबर प्रोड्यूसर, ये भी गलत। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये तो सही है। हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ये भी गलत है। आइए देखते हैं। देखो, इन अ गिवन इकोसिस्टम देयर आर जनरली मोर प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर। इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर के कंपेयर में प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं, एंड मोर प्राइमरी कंज्यूमर्स देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर के कंपेयर में प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं। मतलब कि देखो, प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। मतलब सबसे कम कौन से होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स सबसे कम होते हैं। ठीक, उसके बाद प्राइमरी, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं। याद रखिएगा ये सीक्वेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। ये कह रहा है इकोसिस्टम में जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में
पास करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, कांस्टेंट होती है या मे इंक्रीज और डिक्रीज। एनर्जी का क्या सीन होता है जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हम जाते हैं तो एनर्जी हमेशा घटती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आइए ठीक है। 2020 का 2020 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज बाई, ये कह रहा है जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है वो पहली बारी किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो इसका आंसर होगा बेनेट। बेनेट के द्वारा पहला इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था। ये देखते हैं, concept of ecological transition was first used by John W. Bennett. He proposed concept in his book. किस किताब में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मीन development of an anthropocentric orientation toward the natural world that emerged in the Western Renaissance but has since characterized every civilization and nation. इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब होगा कि नेचुरल वर्ल्ड की तरफ, मतलब कि टुवर्ड्स द नेचुरल वर्ल्ड, एंथ्रोपोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, नेचुरल वर्ल्ड की तरफ जो ह्यूमन है, ह्यूमन मेड ओरिएंटेशन है, उसका डेवलपमेंट होता है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। ठीक है, यही दिया हुआ। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एन एंथ्रोपोसेंट्रिक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द नेचुरल वर्ल्ड दैट इमर्ज्ड इन द वेस्टर्न रेनेसा बट हैज सिंस कैरेक्टराइज्ड एवरी सिविलाइजेशन एंड नेशन। ठीक है, चलिए 2020 का क्वेश्चन है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटीज़ का सीक्वेंस है वो पूरा चेंज हो जाना, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़, मतलब कि कम्युनिटीज़ का पूरा सीक्वेंस जो चेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या कहते हैं, उसको शेयर कहेंगे। आइए देखते हैं, देखो इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ का जो पूरा सीक्वेंस है वो पर्टिकुलर एरिया में चेंज होना, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन पर्टिकुलर एरिया, क्या कहलाएगा, सेर। ठीक, 2020 का क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। ये कह रहा है इकोसिस्टम में जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट का मूवमेंट क्या कहलाएगा। अभी पीछे हमने ये क्वेश्चन देखा ना, जैसे कार्बन साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल होता है, ये सब हमने पीछे देखा ना। यही पूछ रहा है कि एक इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स के न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का मूवमेंट होता है उसको क्या कहेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। एग्जांपल कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, देखिए ए। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से कैसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखो 2010 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कह रहा है चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। आइए देखते हैं, जेनेटिक एसिमिलिएशन गलत, कंट्रोलिंग एसिमिलिएशन गलत, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट ये सही है। जो हैबिटाट है, मतलब कि जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो हो रहा है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हो रहा है, ये मेन फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइनेशन का। आइए सोल्यूशन देखते हैं। हैबिटेट लॉस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अभी बताया ना पीछे, डिफॉरेस्टेशन टू क्रिएट फील्ड, फिलिंग इन वेटलैंड टू बिल्ड हाउसेज, घर बनाने के लिए जो वेटलैंड्स वगैरह हैं उनकी फिलिंग हो जा रही है, क्रिएटिंग डैम्स दैट चेंज रिवर फ्लो, ये सारे क्या एग्जाम्पल है, डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन के सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक है, process of genetic assimilation is one by which a phenotypic character which initially is produced only in response to some environmental influence become through a process of selection taken over by genotype so that it is formed even in the absence of the environmental influence. चलो 2012 का क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट फाउंड इन इंडिया। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भारत में हॉटस्पॉट इनमें से कौन सा है। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सही तो है, लेकिन आइए और देखते हैं, विंध्य रेंज ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय रेंज वेस्टर्न घाट, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आंसर होगा। ठीक है, जो ईस्टर्न हिमालय रेंज है, मतलब कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालयन रेंज में आता है ये, और वेस्टर्न घाट,
ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ये भारत में इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हॉटस्पॉट है, देखो, ठीक। चलो 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनमें से क्या है, अभी हमने देखा ईस्टर्न हिमालय, हाँ, वेस्टर्न घाट, हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि बी आंसर होगा, देखो, ठीक। 2012 का क्वेश्चन है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इनमें से कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट या आर्कटिक फॉरेस्ट। हमें पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। देखो, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कहाँ से कहाँ तक है, 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 5 मिनट साउथ है। 1 मिनट, ये देखो, ये होता है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री पे। 23 डिग्री 5 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ साउथ, मतलब कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो बीच का होगा ये होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक, ये वाला। दिस एरिया हैज़ अ सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज इट रिसीव हैवी रेन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोरा फौना क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ज्योग्राफी में ये आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। एंड हाई टेम्परेचर की भी वजह से डायरेक्ट सन रेज यहाँ पे पड़ते हैं, टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई होता है और पूरे साल में रहता है, ठीक। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमम बायोम। चलिए 2012 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग। इनमें से कह रहा है कोरल ब्लीचिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। मेरीन पॉल्यूशन, इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी ऑफ सी, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर। सी वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें जब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर है कोरल ब्लीचिंग का। ये देखते हैं, वार्मर वाटर टेम्परेचर रिजल्ट इन कोरल ब्लीचिंग, याद रखिएगा। कोरल ब्लीचिंग का मेन फैक्टर क्या होगा, वार्मर वाटर टेम्परेचर, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उसके कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक। व्हेन वाटर इज़ टू हॉट कोरल विल एक्सपेल, कोरल विल एक्सपेल द एल्गी। मानो जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो कोरल क्या करेगा, एल्गी जो जेंथलीज होते हैं उनको एक्सपेल करेंगे, लिविंग इन देयर टिश्यूज कॉजिंग द कोरल टू टर्न कम्प्लीटली वाइट। वैसे तो किस कलर के होते हैं, ग्रीन या फिर डार्क रेड कलर में, लेकिन क्या होगा जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो कोरल जो जुजेंथलीज, ये किसकी वजह से ये कलर होता है, जो इनके जुजेंथलीज की वजह से ना, एल्गी की वजह से। तो कोरल क्या करेंगे, जो एल्गी होते हैं उनको एक्सपेल कर देंगे, उसकी वजह से वो पूरे तरीके से वाइट हो जाएंगे। इसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। जब ये जो कलर पूरा वाइट हो जाए, जो ग्रीन या डार्क रेड में था वो वाइट हो जाता है, तो उसी को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, ठीक। चलिए 2012 का क्वेश्चन है, डीकेड 2011 टू 20 हैज़ डेजिग्नेटेड बाय यूएनओ एज द डीकेड ऑफ। ये कह रहा है 2011 से 2020 तक का डीकेड यूएनओ के द्वारा क्या कहा गया है, नेचुरल डिजास्टर डीकेड, बायोडाइवर्सिटी डीकेड, क्लाइमेट चेंज डीकेड या इन्वायरमेंट डीकेड। तो इसका आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी डीकेड। 2011 से 2020 का जो डीकेड है वो यूएनओ के द्वारा क्या कहा गया है, बायोडाइवर्सिटी डीकेड। आइए देखते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड, यूएनजीए ने क्या डिक्लेयर किया 2011 से 2020 तक का यूनाइटेड नेशन डीकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, रेजोल्यूशन 65/161 ऑन 22 दिसंबर 2010, ठीक। 2012 का क्वेश्चन है, एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे इकोसिस्टम है वैसे वेटलैंड किसके लिए यूजफुल है, देखते हैं। फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग, हाँ। फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, हाँ ये भी सही है। इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, ये भी सही है, तो इसका मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव होगा। ये देखते हैं, वेटलैंड्स प्रिवेंट फ्लडिंग। वेटलैंड क्या होता है, देखो वेटलैंड कौन सा एरिया होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है ना, जैसे लैंड और वाटर के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, वेटलैंड वही है, ठीक है। लैंड और वाटर के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो वेटलैंड क्या प्रिवेंट करता है, फ्लड। कैसे, बाय होल्डिंग वाटर मच लाइक अ स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज होता है ना,
स्पॉन्ज से मान लो पानी में जब स्पॉन्ज डालते हैं तो पानी सोख लेता है, वही काम वेटलैंड करता है और फ्लड से एरियाज को बचाता है. बाय डूइंग सो वेटलैंड हेल्प कीप रिवर लेवल नॉर्मल एंड फिल्टर एंड प्योरीफाई द सरफेस वाटर. इससे क्या होता है कि जो रिवर का लेवल है वो नॉर्मल रहता है और वहाँ का पानी फिल्टर और प्योरीफाइड हो जाता है. वेटलैंड एक्सेप्ट वाटर ड्यूरिंग अ फ्लड वेन एवर वाटर लेवल आर हाई. जब वाटर लेवल हाई होता है तो वेटलैंड क्या करता है, उसको स्पॉन्ज की तरह वर्क करता है और फ्लड के वाटर को एक्सेप्ट करता है. व्हेन वाटर लेवल आर लो, वाटर लेवल जब लो होता है तब वेटलैंड क्या करता है, धीरे धीरे करके वहाँ पे पानी रिलीज करता है. जैसे स्पॉन्ज आप लोग देखे होंगे, जो फोम वगैरह होता है उसको पानी में डालते हैं, पहले पानी सोख लेगा और लेकिन पानी तो इसमें रहता है ना, फिर वैसे ही वर्क वेटलैंड भी करता है. जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो पानी को सोख लेता है, लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो इस पर प्रेशर पड़ने पे धीरे धीरे करके पानी ये रिलीज भी होता है. ठीक है. Wetland also release vegetative matters into rivers, which help feed fish in rivers. Wetland help to counterbalance the human effect on river by rejuvenating them and surrounding ecosystems. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. ये कह रहा है कि जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी वो पहली बार किसने यूज़ किया था. तो इसका आंसर होगा वॉल्टर जी रोसन. वॉल्टर जी रोसन ने जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी पहली बार यूज़ किया था. आइए देखते हैं. The word biodiversity is a contraction of the phrase biological diversity and was first coined in 1985 by Walter G. Rosen. Walter G. Rosen द्वारा पहली बार यूज़ किया गया. ठीक है. 2013 का क्वेश्चन है, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड इन. जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं किस में मेंशन होते हैं, रेड डेटा बुक में. बी. ठीक है. इंडेंजर्ड स्पीसीज रेड डेटा बुक में लिस्टेड होते हैं. 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कह रहा है इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए. आइए देखते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होगा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का. आइए देखते हैं कैसे. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रमोटिंग सॉल्यूशन टू रिकाउंसिल द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ इट्स सस्टेनेबल यूज. ठीक है. नोटेबली इन सेतु एंड एक्स सेतु टेक्निक आर अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आप समझ में आए बायोस्फीयर रिजर्व्स कैसे हेल्प करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में. चलिए आगे बढ़ते हैं. 2014 का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी मीन. ये कह रहा है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन. आइए पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं. डाइवर्स काइंड्स ऑफ एनिमल्स, सिर्फ एनिमल नहीं होते, डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट एनिमल इन पर्टिकुलर एरिया, डाइवर्स काइंड ऑफ एक्जॉटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो देखो नियर अबाउट तो सब सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ये आंसर होगा, डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन पर्टिकुलर एरिया. ये देखते हैं. देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ठीक. चलिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज. ये कह रहा है 2014 का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के लिए. ब्रॉड नीच, लार्ज बॉडी साइज, नैरो नीच, लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी. तो इसका आंसर होगा ब्रॉड नीच. ब्रॉड नीच तो कोई रीज़न ही नहीं होगा स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का. आइए देखते हैं कैसे. In ecology, the term niche describes the role of an organism plays in a community. Species niche encompasses both physical and environmental condition it require and its interaction it has with other species. In general क्या होगा, species have narrow or limited niches are considered to be specialist species. Koals, which feed only on leaf from the eucalyptus tree in Australia, are an example of specialist species. Species with broader niche, like coyotes, raccoons, are considered generalist. ठीक है. देखो क्या होगा, जब ब्रॉडर नीच है तब वो एक्सटिंक्ट थोड़ी ना होंगे, तब तो वो रहेंगे, लेकिन जिनका नीच कम होता है, मतलब कि वो सरवाइव करने का उनका जो वो होता है वो कम होगा. जैसे एक एग्जांपल दिया कोलास. कोलास क्या होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस ट्री है सिर्फ वहीं से अपना खाना पाएंगे और किसी जगह से नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है, जिनका नीच नैरो होगा, लिमिटेड होगा, वो रीज़न होगा एक्सटिंक्शन का, ना कि जिनका नीच ब्रॉडर होगा.
ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इन इंडिया। फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया, भारत में बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस इनमें से कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट। ठीक। 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी। इनमें से लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ होता है? टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी। ठीक है। 2015 का क्वेश्चन, मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या होगा? फूड, ड्रग, इंडस्ट्रियल यूज या मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम? ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी फंक्शन ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ स्पीसीज, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन, मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज का मेन रीजन क्या है? हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अभी हमने पीछे देखा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है। 2015 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी सैचुरेटेड एरिया इन इंडिया। देखिए यही क्वेश्चन कितनी बारी रिपीट करके पूछ चुका है, वेस्टर्न घाट। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी का लैंड कहा जाता है इसको। इंडिया में क्या क्या है? 7.6% ऑफ ऑल मैमल, जितने भी मैमल्स हैं उसके 7.6% मैमल्स भारत में पाए जाते हैं। 12.6% बर्ड्स, 6.2% reptiles and 4.4% amphibians found in 18 mega diverse countries. Western Ghat is a biodiversity saturated area in given option. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बारी पूछ चुका है, क्या है? हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो हाँ नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन टुंड्रा, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल रेन सी। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरियाज। utmost biodiversity is found in tropical rainforest among all the ecosystem of the on the earth. Tropical rainforest extend near equator. ठीक। 2016 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप देखिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी। इसमें नॉट पूछा है तो हिमालयस तो होता ही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये भी है, वेस्टर्न घाट भी है, बट विंध्यास रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं आता है, बी। ठीक है। 2017 का क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम। बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा डेंजर किस चीज़ से? आइए देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट वेजिटेशन, बस यही होगा। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, नहीं। क्लाइमेट चेंज, वाटर पॉल्यूशन, नहीं। ये सब होगा बट सबसे ज़्यादा होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन से, ए। ठीक। 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम प्लांट बायोमास। ये कह रहा है इनमें से किस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा प्लांट बायोमास पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या देखते हैं? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट या डिजर्ट श्रब। इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम प्लांट बायोमास पाए जाते हैं, बी। ठीक। 2018 का क्वेश्चन है, विच पेन किलर गिव टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर। ये क्या कह रहा है? कौन सा पेन किलर रिस्पॉन्सिबल है वल्चर के एक्सटेंशन के लिए? हमें पता है डाइक्लोफिनांस। डाइक्लोफिनांस रिस्पॉन्सिबल है वल्चर के एक्सटेंशन के लिए। ये एक पेन किलर है जो कि कैटल्स को दिया जाता था। ठीक है, ये कैटल्स को जब पेन वगैरह होता था तो ये डाइक्लोफिनांस पेन किलर उन्हें दिया जाता था। जब कैटल्स मर जाते थे तो क्या होता, वल्चर इन्हीं को खाते थे और इसकी वजह से वल्चर्स का एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया, वल्चर्स की डेथ होने लगी और वल्चर एक्सटिंक्ट होने लगे। ठीक है, तो डाइक्लोफिनांस इसका आंसर। 2018 का क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? मई 22। 2018 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। ये कह रहा है इनमें से इन सेतु कंजर्वेशन कौन सा नहीं है। हाँ, स्टैटिक पोर्शन में इन सेतु और एक्स सेतु का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आइए पहले ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर इन सेतु और एक्स सेतु हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है इन सेतु कौन सा नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रूव्स। तो इसमें से बोटेनिकल गार्डन इन सेतु नहीं है, ये एक्स सेतु का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो
देखो एक्स सेतु का एग्जांपल क्या क्या है, सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। जहाँ पे इन सेतु कंजर्वेशन का नेशनल पार्क, सेंचुरीज। इन सेतु क्या होता है, जहाँ जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया में ही कंजर्वेशन करवाना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाया जाएगा और वहाँ पे उसको कंजर्व किया जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में उसको कंजर्व करना, ये होता है इन सेतु। और इस जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया जाए, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क में या सीड बैंक्स में, तो उसको एक्स सेतु कंजर्वेशन कहेंगे, ठीक। चलिए 2019 का क्वेश्चन, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया, वेस्टर्न घाट, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन, अब ये असर्शन रीजन फॉर्मेट में पूछ लिया, ये देखते हैं। असर्शन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। हाँ ये तो सही है कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रीज़न क्या दिया हुआ, बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर। हाँ ये रीज़न भी इसका सही है, क्योंकि लो टेम्परेचर में बटरफ्लाइज नहीं हो सकती हैं। और ट्रॉपिकल ये होता है ना 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ टू 23 डिग्री 5 साउथ, ये यहाँ पे गर्म होता है, तो ये रीज़न है कि यहाँ पे बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा होती हैं। इसका आंसर ए होगा, ये देखते हैं। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट climate factor regulate most insect species life cycle including butterflies. It is well established that temperature is a key factor for increasing daily activities of butterflies. Butterflies cannot tolerate low temperature. Butterflies low temperatures में नहीं रह सकती, यही रीज़न है कि वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में बटरफ्लाइज ज़्यादा पाई जाती हैं। 2019 का क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। इंडिया का जो एम है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करना, कब तक किस ईयर तक अचीव करने का एम है, 2030 तक। इंडिया 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एम को अचीव कर लेगा, ऐसा उसका एम है, ये देखते हैं। इंडिया एम टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030। LDN represent a paradigm shift in land management policies and practices. It is unique approach that counterbalances the expected loss of productive land with the recovery of degraded areas. ठीक, चलिए तो हमारे वीडियो का एंडिंग है, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का था उसका फर्स्ट लेक्चर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।